दुनिया के कई देशों में बाकायदा पुलिस चार्टर लागू है, जुडिशियल चार्टर लागू है, सिटीजन चार्टर लागू है। इसका फायदा क्या है? रिटर्न में है, 1 घंटे के अंदर एफआईआर लिखना ही लिखना है। यहां तो एफआईआर लिखवाने के लिए सांसद विधायक की सिफारिश करनी पड़ती है। थानेदार पहले सांसद से बात करेगा एफआईआर लिखूं कि नहीं लिखूं, और बहुत सारे मामलों में तो यह भी पूछता हूं हल्की धारा लगाऊं या बड़ी धारा लगाऊं। अगर वो विपक्ष का आदमी हुआ तो 30-35 धारा लगा देगा, सत्ता वाला हुआ तो 2-3 धारा में छोड़ देगा। ये पुलिस एक्ट है क्या? ऐसा चाहिए कानून? ऐसा कानून चाहिए? अरे भैया, आपके घर में अगर 4 बच्चे हों और पिताजी चेहरा देख के भेदभाव करना शुरू कर दें, एक बेटे से ज्यादा प्यार करें, दूसरे से कम क्या प्यार करें, आपस में सारे लड़ जाएंगे। तो जब अगर कानून ऐसा हो कि वो चेहरा देख देख के काम करे, तो समाज में शांति कहां से आएगी? दुनिया के कई देशों में 1 घंटे के अंदर एफआईआर होता है, 1 महीने के अंदर चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, चार्जशीट फाइल होती है, और 1 साल के अंदर सजा हो जाती है कई देशों में। हमारे देश में सजा होने में कितना टाइम लग जाता है? बहुत सारे ऐसे लोग तो उनकी सजा नहीं होती, उसके पहले ऊपर चले जाते हैं। सजा बाद में होती, मुकदमा बाद में खत्म होता है, पहले खत्म हो लेते हैं। और कानून बनाने कोई लागत है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, कई देशों में। आदमी मुकदमा लिखवाता है, कंप्लेन देता है, अगर उसके नीचे एक लाइन हो, ये जो बात मैं कह रहा हूं सब सही कह रहा हूं, और जरूरत पड़ने पे मैं इसके लिए अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, वो फर्जी शिकायत करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। जहां एफआईआर लिखवाते समय कंप्लेन के लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ जाए कि भाई ये जो शिकायत मैंने दिया है ये सब सही है, और जरूरत पड़ने पे मैं इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, आपके 20% मुकदमे ऐसे कम हो जाएंगे। ये फर्जी जो केस आजकल दुनिया भर के आ रहे हैं, आपको भी पता है कौन कौन से फर्जी केस चलते रहते हैं, ये फर्जी केस बंद हो जाएंगे। और दूसरा, जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन दिया उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पूरा सच सामने आ जाएगा। पहले हमारे देश में बहुत तेजी के साथ न्याय क्यों होता था? 5 लोग बैठते थे, एक लोटे में गंगा जल, तुलसी और सोना रख दिया, ऊपर से भगवत गीता रख दिया, और बुला के बोले भाई तुम्हारे खिलाफ ये आरोप है, तुम्हें बताओ क्या कहना है। इतनी नैतिकता थी, इतनी ईमानदारी थी कि वो सोने का, वो मतलब तुलसी, सोना और भगवत गीता के ऊपर कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन अब तो नैतिकता खत्म हो गई, अब तो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हमें उसी का एक कुछ साइंटिफिक तरीका निकालना पड़ेगा। पहले वो भगवत गीता पे हाथ रख के झूठ नहीं बोल पाता था, अब आज की डेट में झूठ पकड़ने की मशीन आ गई है, जिसको लाई डिटेक्टर कहते हैं। जो बयान लेना हो, हम कह रहे हैं सिंपल बयान क्यों ले रहे भाई? अरे लाई डिटेक्टर पे उसको रख दो और जो बयान लेना है लेते रहो, कम से कम हाथ के हाथ ये भी पता चलेगा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि किसका नुकसान है इसमें? नोट का। किसका नुकसान है? न वोट का फायदा है न नोट का फायदा है, इसलिए पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, आपके झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, स्वामी जी गए शिकायत करने, स्वामी जी से कंप्लेंट में लिखवा लो, स्वामी जी तैयार हो जाएंगे, हमने जो कहा है भाई धर्मांतरण यहां हो रहा है, मैंने देखा है, मेरे सामने प्रमाण है, इसके लिए जरूरत पड़ने पे मैं अपना नार्को तैयार हूं कराने के लिए। लेकिन जिसके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया उसको पकड़ लो, उससे पूछो भाई धर्मांतरण कराया क्या, वो कहेगा नहीं, बोले चल तेरा भी टेस्ट करेंगे। 48 घंटे के अंदर यह पता चल जाएगा धर्मांतरण हुआ कि नहीं हुआ। 48 घंटे के अंदर यह पता चल जाएगा स्वामी महाराज सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहा है।
तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई जरूरत है समाधान करने की। हम लोग समाधान नहीं कर रहे हैं, इसलिए समस्या बनी हुई है। दूसरा, आप लोगों ने खली का नाम सुना है? कौन है खली? बच्चे लोग जानते हैं खली को? पहलवान, पहलवान, पूरा 7 फीट का लंबा पहलवान। अभी खली आके यहां खड़ा हो जाए और चैलेंज कर दे इस भीड़ में, हमारे साथ कुश्ती कौन लड़ेगा? कोई हाथ उठाएगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं उठाएगा। उसी खली को नवरात्रा करा दिया जाए पानी पे, बोले तुझे भाई 9 दिन का व्रत रखना है, केवल जल पीना है, या चलो वो नहीं थोड़ा और लंबा कर देते हैं भाई, तेरे कोई वो जैन मुनि करते ना 1 महीने तक पानी पी के रहते हैं, बोले तुम्हें जैन व्रत करना है, 1 महीने केवल पानी पिलाओ, और फिर लाके खली को खड़ा कर दो आप। फिर खली से कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार होगा कि नहीं? जरा बोलिए आप में से। जिस खली से आप हाथ मिलाने में डरते थे, उसी खली को उठा के पटकने के लिए तैयार हो गए। अंतर क्या आया? पहले खली मजबूत था, और 1 महीने में जैसे ही आपने उसका रसद पानी काटा, जैसे उसकी सप्लाई काट दिया भोजन की, वो कमजोर हो गया। कमजोर हो गया तो आपने आग उठा के पटक दिया। इस देश में धर्मांतरण कराना है तो सबसे पहले 1894 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो कानून बना के भारत में, पूरे भारत में मिशनरियों की मुफ्त में जो जमीन बांट दिया था, सबसे पहले उनसे वो जमीन वापस लेना पड़ेगा। बहुत कम लोगों को पता है, चर्चा भी नहीं होती है। मैंने कहा ना, अंग्रेजों ने सारे काम या तो लूटने के लिए बनाए थे या तो बांटने के लिए बनाए थे। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो कानून बना के पूरे भारत में सेंट पॉल एकेडमी, सेंट फ्रांसिस एकेडमी, जेवियर एकेडमी, फला एकेडमी, फला एकेडमी, फला एकेडमी, पूरे भारत में उन्होंने एकड़ के एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ जमीन दे दिया उनको, स्कूल खोलने के नाम पे, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे, और चर्च बनाने के नाम पे। जो पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है, पता नहीं झारखंड में सिविल लाइन है कि नहीं है, वैसे पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है। ये सिविल लाइन की जमीन भी उसी कानून से एक्वायर की गई थी, और वो जो जमीन दी गई थी वो 99 साल की लीज पे दी गई थी। जो अंग्रेजों ने जेवियर एकेडमी, सेंट पॉल एकेडमी, सेंट फ्रांसिस एकेडमी, सेंट मेरी एकेडमी, जो भी एकेडमी है, जो उनको जमीन दिया था, कितने साल पे दिया था? पहली बात तो क्या उनको अधिकार है कि हमारी जमीन लेके किसी को बांट दें? हो बोलिए। और चलो बांट भी दिया, और 99 साल पूरा भी हो गया, तो हमारे सांसदों, विधायकों की क्या ड्यूटी है, जिन्होंने इसकी शपथ लिया है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे? या तो सरकार अपने पास ले ले, नहीं तो जिनकी जमीन अंग्रेजों ने एक्वायर किया था उनको दे दे। मैं इस आज झारखंड की धरती से आह्वान करता हूं, पूरे देश भर में आप अपने अपने पैतृक संपत्ति के बारे में पता करिए। जिन लोगों की जमीन चर्च में गई है, या इस तरीके के स्कूल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे मिशनरीज को दी गई है, सबकी लीज पूरी हो चुकी है। उसको वापस पाने के लिए डीएम के पास जाइए, मंत्री के पास जाइए, सांसद के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, शुरू करिए लड़ाई है। खली को कमजोर करना है तो भोजन उसका बंद करना पड़ेगा, धर्मांतरण रोकना है, मिशनरियों को कमजोर करना पड़ेगा। मिशनरियों को कमजोर करने का सबसे बढ़िया तरीका, उनको 99 साल की जो लीज पे जमीन दी गई थी वापस लिया जाए। ऐसे ही एक कानून बनाया गया 1995 में, वक्फ एक्ट।
बड़ा खतरनाक कानून है। इतना खतरनाक कानून है कि अभी वो स्कूल के ऊपर आके हाथ रख दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो इस स्कूल के प्रबंधक को, इस स्कूल के मालिक को सालों साल लग जाएंगे इस स्कूल को ये सिद्ध करने में कि नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। झारखंड का जो आदिवासी है, जो सिमडेगा में है या आपके जो एकदम बॉर्डर के एरिया में है, जिसने कभी जिंदगी में अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देखी है, जिसने कभी जिंदगी में अपने आसपास का थाना नहीं देखा है, उसको कोई नोटिस भेज दे, भैया तुम जहां रह रहे हो ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा बेचारा? क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो रांची में है, रांची उसने कभी देखा ही नहीं, वो तो वहीं अपने गांव में मस्त है, अपने वन में मस्त है, अपने जंगल में ही रहता है, वहीं आराम से रहता है। उसको यहाँ आना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा ऐसा पाप किया है हमारी सरकारों ने। 1995 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था और इस कानून का दुष्परिणाम है आज की डेट में वक्फ बोर्ड भारत का रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी होल्डर बन गया है। जहां मन करते हैं वहीं हाथ रख देते हैं, कहते हैं यही वक्फ प्रॉपर्टी है। अच्छा, किसी के घर पे अगर हाथ रख दे तो आदमी फिर भी लड़ेगा। वो जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, खेल का मैदान है, गोचर की जमीन है या और जो पब्लिक लैंड होती है, वो उस पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, कोई विरोध करने वाला भी नहीं, क्योंकि हम लोग भी सेल्फी से, हमें तो जब तक हमारे घर में आग लगने लगे हमें पता ही नहीं चलता। सारी जमीनें कब्जा होती चली जा रही हैं। कुछ दिन पहले तो तमिलनाडु के गांव पे कब्जा कर दिया उन्होंने, बोला पूरा गांव ही हमारा है। तमिलनाडु के एक मंदिर को बोला ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और वो मंदिर 1500 साल पुराना, और इस्लाम कब शुरू हुआ? 1400 साल पहले। तो वो कह रहे हैं इस्लाम शुरू होने के 100 साल पहले से वक्फ प्रॉपर्टी हमारी हो गई। मोहम्मद साहब के जन्म लेने से पहले ही, मतलब हद हो गई भाई। किसने कानून बनाया? जोर से बोलिए, कानून किसने बनाया? किस लिए? बांटने और वोट और नोट के इसलिए बनाया क्योंकि उनको पता ये सामने वाले सारे बटे हुए हैं। कोई इसमें ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई पटेल है, कोई गुप्ता है, कोई ये है, कोई वो है, सब है इसमें। कोई हिंदू, कोई सपाई है, कोई बसपाई है, कोई भाजपाई है, कोई कांग्रेसी है, इसमें कोई भारतीय, उनको पता है, इसलिए उन्होंने कानून बना दिया। आज मैंने उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं उस कानून के खिलाफ। आज मैं रांची से आप सबके सामने सरकार से आग्रह करता हूं, 1995 का वक्फ कानून खत्म करिए और जो जमीनें इस कानून के अंतर्गत गई हैं उन सारी जमीनों को वापस लीजिए। जब ये कानून अवैध है तो इस कानून के अंतर्गत हथियाई गई जमीन भी अवैध है।